फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है रियल स्टाइल्स के यूट्यूब चैनल पे। तो रिसेंटली इंपोर्टेड इन्फ्लेशन पर यहाँ बातें तेज हो गई हैं। तो ये इंपोर्टेड इन्फ्लेशन किसे कहा जाता है, क्या कारण है इसके पीछे के, क्या इफेक्ट है, कैसे इसे मिटिगेट किया जा सकता है। दो इन्फ्लेशन इसके अलावा हम और पढ़ेंगे, रिवाइज करेंगे हेडलाइन और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इन्फ्लेशन, एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में कुछ चीजें, देन एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन 2021 का, एक प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन और एक मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चन। सो लेट्स स्टार्ट। वाई न्यूज। तो एशिया डेवलपमेंट बैंक ने रिसेंटली इशू किया है, एक नोट इशू किया है कि भारत में ससेप्टेबिलिटी है कि यहां पर इंपोर्टेड इन्फ्लेशन देखने को मिल सकता है, क्योंकि पोटेंशियल जो रुपी है वो यहाँ डिप्रिशिएट हो रहा है, वो गिर रहा है। तो इससे जो, और ये बेसिकली वेस्टर्न कंट्रीज में जो इंटरेस्ट रेट है वो हाई हो गए हैं, उसकी वजह से ऐसा हो रहा है। अब क्या इंपोर्टेड इन्फ्लेशन होता है? तो इंपोर्टेड इन्फ्लेशन का मतलब होता है जब जो गुड्स या सर्विसेज कंट्री के अंदर राइज कर जाते हैं, उसके जो इंपोर्ट आता है उसकी वजह से, जब इंपोर्ट का प्राइस इंक्रीज हो जाएगा तो अल्टीमेटली यहां पे भी गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइस इंक्रीज होने लगते हैं। दिस इज इंपोर्टेड इन्फ्लेशन। ये फिनोमेना तब होता है जब कोई करेंसी डिप्रिशिएट करती है, इंपोर्ट कॉस्ट ज्यादा हो जाती है, इंटरनेशनल प्राइसेस ज्यादा हो जाते हैं, तो इससे इंपोर्टेड गुड्स एंड सर्विसेज का जो प्राइसेस है, जो एक्सपेंसिव, वो बढ़ जाता है। कॉन्सिक्वेंटली प्रोड्यूसर जो होते हैं, ये अब इनके ऊपर पड़ेगा तो ये इसको और ज्यादा अपवर्ड एडजस्ट करने लगते हैं। अगर ये इंपोर्ट करते हैं किसी भी आइटम को, क्योंकि उसकी कॉस्ट इंक्रीज हो गई है, तो जो भी आइटम ये मैन्युफैक्चर करते हैं ये उसमें इसको एडजस्ट कर देते हैं। अल्टीमेटली ये आइटम जाएगा कंज्यूमर के पास, तो अल्टीमेटली जो प्रेशर पड़ता है वो कंज्यूमर पर पड़ता है। ये इससे है, ये आइडिया जो है, ये थ्योरी ऑफ जो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन एक होता है, ये वहां से जाके लिंक करता है। अब इसका मतलब है कि जब इनपुट कॉस्ट बढ़ जाती है तो इससे जो प्राइसेस हैं फाइनल प्रोडक्ट के वो भी बढ़ जाते हैं, तो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन हो जाता है। कारण इसके पीछे क्या है? सबसे पहला कैपिटल फ्लोज है। जनरली क्या होता है, जब वेस्टर्न इकोनॉमीज के जो बैंक्स होते हैं वो इंटरेस्ट रेट जो है अपने बैंक्स में वो हाई कर लेंगे। जब उनका इंटरेस्ट रेट हाई है तो जो उनके इन्वेस्टर्स हैं, जिन्होंने किसी और कंट्री फॉर एग्जांपल इंडिया में यहाँ इन्वेस्ट कर रखा है, तो वो अपना पैसा वापस से बाहर ले जाने लगते हैं, क्योंकि यहाँ पे उनको बेटर प्राइसेस मिलने लगते हैं। इससे जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो बेटर रिटर्न्स के लिए चले जाते हैं, कैपिटल का आउटफ्लो हो जाता है कंट्री जैसे कि इंडिया है, और इंडियन रुपी डिप्रिसिएट होने लगता है। कंट्री का डिप्रिसिएशन जो है ये लोकल कंज्यूमर्स को कॉज करता है कि उनको ज्यादा डोमेस्टिक करेंसी खर्च करनी पड़ती है फॉरेन गुड्स खरीदने के लिए। अब इससे इंपोर्ट प्राइसेस बढ़ जाते हैं, बोरिंग कॉस्ट यहाँ बढ़ जाता है। जनरली इंडियन बिजनेस या गवर्नमेंट जो है, इनको बोरिंग कॉस्ट थोड़ा सा इनका इंक्रीज हो जाता है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए, क्योंकि ये जनरली तब होता है जब फंड को हम फॉरेन करेंसी डिनोमिनेटेड इंटरनेशनल मार्केट जो होती है वहां से हम लेकर के आते हैं फंड को। इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स होते हैं, कैपिटल आउटफ्लो जो है ये प्रेशर दे देगा इंडियन रुपी पे, इससे इंपोर्टेड इन्फ्लेशन हो जाती है। जो कॉस्ट है इंपोर्टेड गुड का ये राइज होने लगता है करेंसी डिप्रिशिएशन की वजह से। ट्रेड कॉम्पिटिटिवनेस जो है, एक्सचेंज रेट में जैसे ही फ्लक्चुएशन होता है, जो वेस्टर्न जो इंटरेस्ट चेंज है इसकी वजह से होता है, इससे इंडिया की ट्रेड कॉम्पिटिटिवनेस जो है वो भी इंपैक्ट होती है। एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, डोमेस्टिक कंजम्पशन, सारी चीजें इससे इंपैक्ट होने लगती हैं। इसके इफेक्ट्स क्या होंगे? तो जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में सर्ज हो जाता है, यहाँ पे जो इंपोर्टेड इन्फ्लेशन होता है डायरेक्टली सीपीआई को इंपैक्ट करता है। इससे जो हायर प्राइसेस है एवरीडे गुड सर्विसेज के वो हो जाते हैं, और ये सिटीजन की जो परचेजिंग पावर है या हमारे जो लिविंग स्टैंडर्ड्स होते हैं उनको सीधा सीधा ये इंपैक्ट करने लगता है। अब यहाँ सेंट्रल बैंक्स जैसे कि आरबीआई है भारत के केस में, इन पे प्रेशर बढ़ जाता है। सेंट्रल बैंक्स अब एक डिलेमा में होते हैं कि इंपोर्टेड इन्फ्लेशन को कैसे कॉम्बैट करें। अगर ये मॉनेटरी पॉलिसी को टाइट कर देंगे तो यहां पर इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए, तो इससे जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो यहां डिक्रीज होने लगेगी। तो ये यहां पे एक डिलेमा सेंट्रल बैंक के आगे हो जाता है। अब कैसे इसको मिटिगेट किया जा सकता है? तो एक्सचेंज रेट मैनेजमेंट किया जा सकता है। कंट्रीज जो है वो पॉलिसीज अडॉप्ट कर सकती हैं अपने जो भी एक्सचेंज रेट हैं उनको स्टेबलाइज करने के लिए। यहां पर इंटरवेंशन हो सकता है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट्स में, ये हेल्प कर सकता है एक्सेसिव करेंसी डिप्रिसिएशन ना हो। यहाँ पे इंपोर्ट्स को थोड़ा सा डाइवर्सिफाई किया जा सकता है। रिलायंस स्पेसिफिक कंट्रीज पे इंपोर्ट्स के लिए ये मिटिगेट कर सकती है इम्पैक्ट राइजिंग कॉस्ट के। फॉर एग्जांपल अगर हम यूएस से कोई चीज इंपोर्ट करते हैं और वहां पर जो है वो इंटरेस्ट रेट इंक्रीज किया है, तो हम कोई अल्टरनेटिव ले सकते हैं कि हम उसको यूके या और कहीं से मंगाए, ताकि उतना इन्फ्लेशन यहाँ पे ना पड़े, उतना जेब पे जो प्रेशर है वो ना पड़े।
सोर्सेज को डाइवर्सिफाई करना ये इन्फ्लेशन रिस्क को मैनेज करने में हेल्प करता है। अब ये है कि हेडलाइन इन्फ्लेशन किसे कहा जाता है, तो देखिए हेडलाइन इन्फ्लेशन जो है ये टोटल इन्फ्लेशन रेट होता है जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स से जो है वो मेजर किया जाता है। ये रिफ्लेक्ट करता है ओवरऑल प्राइस लेवल चेंजेस, जितने भी इकोनॉमी में होते हैं उसके ओवरऑल प्राइस लेवल के चेंजेस ये जो है वो रिफ्लेक्ट करता है। सीपीआई जो है ये इन्फ्लेशन कैलकुलेट करता है जितने भी प्राइस चेंज होते हैं एक प्रेडिक्टेड सेट ऑफ गुड्स के, उनको ये या सर्विसेज के ओवर टाइम पे उनमें क्या प्राइसेस चेंज हुआ है वो इसको कैलकुलेट करता है। यहाँ पे जैसे कोर इन्फ्लेशन जो होता है कोर विच ये एक्सक्लूड करता है वॉलेटाइल आइटम जैसे कि फूड है, एनर्जी प्राइसेस है, एक मोस्ट स्टेबल मेजर देने के लिए। लेकिन जो हेडलाइन इन्फ्लेशन है इसमें सारे ही कंपोनेंट आते हैं सीपीआई के, जिसमें पूरा स्पेक्ट्रम देखा जाता है प्राइस मूवमेंट्स का, भले उसमें फ्रूट्स हो, वेजिटेबल्स हो, पेट्रोलियम हो, गैस हो, तो इसमें कुछ भी एक्सक्लूड नहीं किया जाता है। अब यहाँ पे सीपीआई इन्फ्लेशन क्या है, तो ये है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ये बेसिकली देखता है विचार, ये इंडेक्स है दैट मेजर्स द मंथली चेंज इन प्राइस पेड बाय द यूएस कंज्यूमर्स, और ये इंडिया कंज्यूमर्स आप इसको ले सकते हैं। अब ये जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है ये मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन के हिसाब से दीज आर चेंजेस ओवर टाइम इन जनरल प्राइस लेवल ऑफ अ बास्केट ऑफ सिलेक्टेड गुड्स एंड सर्विसेज दैट द हाउसहोल्ड्स एक्वायर फॉर द पर्पस ऑफ द कंजप्शन। ये जो एक बास्केट होता है जितने भी हाउस होल्ड को चाहिए होता है पर्पस ऑफ कंजप्शन के लिए, उसमें कितना चेंज आ रहा है उन सिलेक्टेड गुड्स पर, ये बेसिकली सीपीआई होता है। नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस और मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन जो है इसको मंथली रिलीज करता है। ऑल इंडिया लेवल पे जो करंट सीपीआई बास्केट है इसके अंदर ध्यान रहे कि लगभग 299 आइटम्स जो हैं उनको रखा जाता है, उनका रेट चेंज देखा जाता है। एक बेस ईयर होता है, ये बेसिकली रेफरेंस पॉइंट होता है जिसको कंपैरिजन के लिए यूज करते हैं कि कितना प्राइसेस में चेंज आया। तो जो करंट बेस ईयर हम भारत के लिए इस्तेमाल करते हैं वो है 2012। अब ये इससे रिलेटेड चीजें हैं। एशियन डेवलपमेंट बैंक क्या है, तो एशियन डेवलपमेंट बैंक को स्टैब्लिश किया गया था 1966 में। ये कॉन्फ्रेंस ऑन एशिया इकोनॉमिक कॉपरेशन, जिसको यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक कमीशन फॉर एशिया एंड फार ईस्ट ने किया था, इसका जो हेडक्वार्टर्स है वो मिलेनिया फिलीपींस में है। ये ऑफिशियल यूनाइटेड नेशंस ऑब्जर्वर इसका एक स्टेटस है। ऑब्जेक्टिव है पॉवर्टी को रिड्यूस करना है एशिया में, पैसिफिक में, इंक्लूसिव इकोनॉमिक ग्रोथ देना, एनवायरमेंटली सस्टेनेबल ग्रोथ देना, रीजनल इंटीग्रेशन देना, लोन प्रोवाइड करना, टेक्निकल असिस्टेंट देता है, ग्रांट देता है, एडवाइस देता है गवर्नमेंट को। ये हार्ड लोन देता है कमर्शियल टर्म्स पर जो प्राइमरली मिडिल इनकम कंट्रीज के लिए होता है। देन फिर यहाँ पे ये सॉफ्ट लोन भी प्रोवाइड करता है। सॉफ्ट लोन जो है वो लोअर इंटरेस्ट रेट पर देता है पुअर कंट्रीज को, जैसे अफ्रीका वगैरह वाले कुछ रीजन हो गए। नाउ यहाँ पर डायरेक्ट फाइनेंशियल असिस्टेंट देता है प्राइवेट सेक्टर कंपनीज को प्रोजेक्ट्स के लिए जहां सोशल बेनिफिट्स बहुत क्लियर हो। ये डेवलपमेंट मैक्सिमाइज करना चाहता है, उसका इंपैक्ट मैक्सिमाइज करना चाहता है। पॉलिसी डायलॉग्स होते हैं, एडवाइजरी सर्विस होता है, को फाइनेंसिंग ऑप्शंस होते हैं। अब यहाँ पर देखा जाए तो 67 मेंबर्स हैं, जिसमें जो 48 मेंबर्स हैं वो यहाँ एशिया पैसिफिक रीजन से ही हैं। ये मेंबर्स को एडमिट करता है यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक से भी एडमिट करता है, और नॉन रीजनल डेवलपमेंट कंट्रीज को भी यहाँ लेता है। अब यहाँ अगर हम इसकी कुछ और बात करेंगे तो जो जापान है, यहाँ पे आपको चीजें जो देखनी है दैट इज कि यहाँ पे जापान और जो यूएस है इनका लार्जेस्ट प्रोपोर्शन शेयर है। इनका जो शेयर है वो लगभग 15% है। चाइना का जो शेयर है वो यहाँ पर आता है अराउंड 6.444%। देन इंडिया का जो शेयर यहाँ आता है वो चाइना के भी बाद आता है, तो इंडिया का शेयर आता है अराउंड 6.331%। इसके बाद आता है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया अराउंड आता है हमारा 5.786%। तो ये इसका ट्रेंड है, जापान, यूएस, चाइना, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, ये इनकी होल्डिंग कैपेसिटी है। अब यहां पर जो है बॉन्ड इशू किए जाते हैं वर्ल्ड कैपिटल मार्केट्स में, मेंबर जो है वो कंट्रीब्यूट करते हैं, एंड यहाँ पे अर्निंग्स को रिटेन किया जाता है लेंडिंग ऑपरेशंस के लिए, लोन्स के रिपेमेंट के लिए। तो ये इसके सोर्सेज हैं। नाउ वी हैव टुडेस प्रीवियस ये क्वेश्चन 2021 में पूछा गया था। विद रेफरेंस टू द इंडियन इकोनॉमी, डिमांड पुल इन्फ्लेशन can be caused increase by which of the following: expansionary policies, fiscal stimulus, inflation indexing wages, higher purchasing power, rising interest rates. Select the correct answer using the code given below. So you can type the answer in the comment section, they'll let you if it's correct or not. Then we have today's prelims sectors question. The question says the Reserve Bank of India is concerned about a potential imported inflation in India. What is most likely reason for this concern? A decrease in global crude oil prices, an increase in the foreign direct investment in India, rising interest rate in the developed countries, a stable exchange rate between rupee and the US dollar. So you all can answer it. Type the answer in the comment section. They'll let
if this is also correct or not. Then with today's main split question, the question says examine the concept of imported inflation and its potential impact on the Indian economy in the context of a rising interest rate in the Western countries' economies. Evaluate the reasons behind India's susceptibility to imported inflation and propose suitable mitigation strategies to address this challenge. So this was all about today's video and session. Hope you understood it well. Thank you. Have a nice day and stay tuned with Analyst IAS for your better preparation.